वेलकम टू स्टूडेंट। सो आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपने इससे पहले अलजेब्रा का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको हर एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो चाहिए, प्रॉब्लम सेट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या बाकी जगह पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। सो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में चैप्टर 1 सिमिलैरिटी में पहला टॉपिक दिया है लेस स्टडी। लेस स्टडी मतलब हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इस साल पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर जो आप पढ़ने वाले हो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के रेशियो के बारे में या उनके एरियाज के बारे में जो भी प्रॉपर्टी, तो जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। सेकंड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी का दूसरा टॉपिक है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी टेस्ट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके एरियाज को सिमिलर करने की, ये बाकी सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। 3 पैरेलल लाइन से बनाए हुए इंटरसेप्ट के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो अभी लेने वाले हैं उसकी पहले लेट्स रिकॉल। आपने अब तक क्या क्या पढ़ा हुआ है उसको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम इसका पहला टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ये शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो और उससे फेमिलियर भी हो। इसमें पहली लाइन है वी हैव स्टडीड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप रेशियो और प्रोपोर्शन इसके पहले भी पढ़ चुके हो। रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये है रेशियो, और इसको हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। प्रोपोर्शन होता है जब बीच में 4 डॉट आते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं a/b और ये प्रोपोर्शन है c/d के, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे a/b = c/d। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में दिया गया है। अब इसी को स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया गया है किस तरह से, तो यहाँ दिया है स्टेटमेंट में द नंबर a and b आर इन द रेशियो m/n। पहली तरह से बोलने का तरीका है कि a और b दो नंबर है जो m और n के रेशियो में दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं कि a और b जो है टू नंबर्स आर a, b, ये कोई दो नंबर है, ये कह रहा है कि इनको m/n के रेशियो में दिए हैं। दैट इज नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो गया a/b = m/n। नंबर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12 और 36 ये दिए हैं 1/3 के रेशियो में। अब ये 1/3 के रेशियो में है या नहीं हम चेक करते हैं इस इक्वेशन में। 12 और 36 को हम रेशियो में लिखेंगे 1/3। 12 1 = 12, 12 3 = 36। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े थे। ये स्टेटमेंट वही बता रहा है कि स्टेटमेंट आप इस तरह लिख सकते हो द नंबर a and b आर इन द रेशियो m/n। या फिर हम इस रेशियो के जो स्टेटमेंट को है वो दूसरी तरह से इट ऑल्सो रिटर्न है, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं द नंबर a and b आर इन द प्रोपोर्शन m/n। कि a और b जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ, m और n के रेशियो के साथ। तो इस साइन को हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं या उस स्टेटमेंट के हिसाब से कि ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल है ये भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है ज्योमेट्री के। अगला लिखते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट वी कंसीडर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए पॉजिटिव रियल नंबर को कंसीडर करते हैं। रीजन ये है कि आप अगर कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको निगेटिव में नहीं ले सकते। जैसे मेरे पास 10 रुपए है तो मैं इसके सामने माइनस साइन नहीं लगा सकता, ये पॉजिटिव नंबर है। 10 रुपए है तो मुझे +10 लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ उन्होंने दिया है कि we know that the length of line segment and area of any figure are positive real numbers।
इसका मतलब है कि अगर मैं इस पेन की लेंथ अगर लिखना चाहूँ, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो मैं इसको लिखूंगा कि ये 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। कोई ऐसी चीज जो -15 सेंटीमीटर है, इस कमरे के अंदर मैं अगर कहूँ कि -15 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे आंखों के सामने वेव हो रहा है, तैर रहा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। माइनस का साइन होता है नथिंग, वो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर या माइनस साइन को शो कर रहा है कि वो चीज नहीं है। बट अगर ये पेन 15 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा +15, लेकिन हम प्लस साइन को दिखाते नहीं। अगर मैंने इस तरह लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव रियल नंबर है जो किसी नंबर की पहचान बताए, चाहे वो लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली वो लेंथ होगी। किसी ऑब्जेक्ट की ये लेंथ बता रहा है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब वो रियल नंबर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर माइनस मैंने कर दिया तो ये नेगेटिव नंबर हो गया कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस तरह से अगर आपके ऊपर कर्ज हो, एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अगर मेरे जेब में इस वक्त 10 रुपए है तो वो होंगे +10 रुपए। लेकिन अगर मुझ पर कर्ज है तो मैं कहूंगा कि मेरे जेब में इस वक्त -10 रुपए है। जेब में -10 रुपए एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट वो 10 रुपए के सामने जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि मुझ पर वो 10 रुपया कर्ज है। तो इसी तरह से हम इन फिगर्स के लिए, चाहे किसी का लाइन सेगमेंट हो या किसी का भी एरिया हो, अगर आपके घर का एरिया है और मान लीजिए कि वो 3000 या 4000 स्क्वायर फीट है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली 3000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट बोलेंगे। -3000 या -4000 नहीं बोलेंगे। माइनस का मतलब है नथिंग, वहां उस जगह पर कुछ भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हम क्यों इन सभी के लिए पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करते हैं। आगे है वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने इससे पहले बहुत बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लगाया है, और वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। इसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में और डिटेल में पढ़ चुके हो। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेते हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो डियर स्टूडेंट, सिमिलरिटी चैप्टर के अंदर लेट्स लर्न में आपका पहला टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो वो किस तरह से, तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल लेते हैं, उनका हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है PQR, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट पहले ट्रायंगल की AD है, दूसरे ट्रायंगल की PS। तो हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, BC is base and AD is height. Similarly, PQR में भी in triangle PQR, QR is base and PS is height. So यहाँ पर हमने दोनों की इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब हम दोनों में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, वो होता है बेस इनटू हाइट। तो दोनों के फॉर्मूले का हम डायरेक्टली रेशियो लिखते हैं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। सिमिलरली ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। हम दोनों की वैल्यूज वहां रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हाफ और हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका बेस यानी पहले ट्रायंगल का बेस है BC इक्वल टू BC मल्टीप्लाई हाइट AD अपॉन बेस यहाँ पर है QR और हाइट यहाँ पर है PS। अगर इन सभी को सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अगर इस बेस का, पहले ट्रायंगल का बेस, देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर हम इनको सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं कि पहले का जो बेस है टोटल वो B1 है और उसकी हाइट H1 है, तो हम यहाँ सिंबल में लिखेंगे B1 मल्टीप्लाई बाय H1 और यहाँ B2 मल्टीप्लाई बाय H2। जब हम एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स निकालेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर में ये आता है कि ये जो रेशियो है ये उनके बेस मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर आता है। तो यहाँ हमने ट्रायंगल का जो रेशियो है वो देखा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है वो देखा B1 मल्टीप्लाई बाय H1 B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अगर गौर से देखें तो ये करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट का जो है वो रेशियो है, तो हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे हेंस द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रेशियो मतलब ये दोनों का, और प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये स्टेटमेंट है, जब भी आप रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकालोगे तो आपको B1 H1 अपॉन B2 H2 यानी बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स इन दोनों का प्रोडक्ट और उनका रेशियो इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका है इफ द सम कंडीशन इम्पोज ऑन द ट्रायंगल्स। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक कंडीशन इसमें अप्लाई करके देखते हैं। पहली कंडीशन में हम देखेंगे कि दोनों के बेस अगर हम सेम कर दें, दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि दोनों के अगर हम हाइट सेम कर दें तो क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमारी कंडीशन 1, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल की हम हाइट इक्वल लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन फाइनल आया था उसमें क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ देखेंगे कि हाइट यहाँ पर सेम है, ट्रायंगल का बेस जो है वो डिफरेंट है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सेम वैसे ही जैसे हमने पहली बार लिखा था, यहाँ पर बेस BC मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो AD अपॉन यहाँ पर फिर से QR मल्टीप्लाई बाय ES। वैल्यूज रखते हैं जो हमने कंसिडर की है। BC यहाँ B1 है मल्टीप्लाई AD हमारी हाइट H है, QR B2 मल्टीप्लाई बाय H। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इससे एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, अगर आप देखोगे if the ratio of area of two triangles have equal height then the ratio is corresponding base। अगर आप जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं अगर उनकी हाइट जो है वो सेम है तो आपको मिलने वाला जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एज अ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। मतलब अगर हम इसको यहाँ देखें, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, यहाँ हाइट इक्वल थी, विद इक्वल हाइट is equal to the ratio of their corresponding bases। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी हम इक्वल बेस को लेके यहाँ पर प्रूफ करते हैं, वही कंडीशन और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी। सो डियर स्टूडेंट, हम इसी को सेकंड कंडीशन के तौर पर ले सकते हैं। कंडीशन 2, इफ द बेसेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ दो ट्रायंगल दिए हैं जिसके बेस इक्वल है, हाइट डिफरेंट है। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सिमिलरली वही बेस और हाइट के रेशियो मिलेंगे। वैल्यूज रखेंगे हम, बेस इसका B है, हाइट H1 है, बेस अगेन B है और इसकी हाइट H2 है। दोनों कैंसिल होंगे, हमको करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रूप में ये रेशियो। तो यहाँ कंडीशन थी कि बेस इक्वल है तो प्रोडक्ट जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स में है। इसकी प्रॉपर्टी तैयार होगी, the ratio of areas of two triangles with equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights। The area of two triangles having equal base is equal to the ratio of their corresponding height।
तो इस तरह से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज बन जाती है। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से एक्टिविटी आपकी एक बुक में दी हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ एक ट्रायंगल है जिसके अंदर और सब ट्रायंगल दिए हैं, जैसे कि पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल हम ABQ ले सकते हैं, ABR, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल हैं। हमें यहाँ पर मेन पूछा है ABC, तो मैं हाईलाइट करता हूँ ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC, और दूसरा पूछा है APQ, A, P and Q, ये अंदर वाला। ये दो ट्रायंगल पूछे गए हैं, इनके लिए हमें फिर से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, तो वो होता है बेस इनटू हाइट। पहले ABC के लिए बेस हम देखते हैं, इस बड़े ABC के लिए बेस B से लेकर C तक है, तो ये रहा BC। दूसरा इसके लिए हाइट, तो यहाँ कॉमन हाइट है, इन दोनों के लिए हाइट जो है वो एक ही है, AR, तो यहाँ लिखेंगे AR। दूसरे इसमें APQ के लिए, तो ये APQ है, इसके लिए बेस PQ है और हाइट अगेन AR। हाइट से आंसर, जो आंसर हमको मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग बेसिस में मिलेगा। तो बहुत इजी एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर आप अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस जो है वो एक है, दो ट्रायंगल बने हुए हैं और वो दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर बने हुए हैं, हाइट्स उनकी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले LMN, यानी इस बड़े ट्रायंगल के लिए हम जो बेस लिखेंगे वो है MN। इस बड़े ट्रायंगल की हाइट है LP। अगेन अब इस छोटे ट्रायंगल यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए DMN के लिए, अगर आप हाईलाइटेड इसमें देखना चाहते हो तो ये DMN के लिए हम देखते हैं, इस ट्रायंगल के लिए बेस है फिर से MN और इसकी हाइट है DQ। अगेन बेस इक्वल है, वो कैंसिल हो जाएगी, हमें जो आंसर मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के अंदर मिलेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इन दोनों क्वेश्चंस के जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ दिया है एक ट्रायंगल, वो कंडीशन आपको बता दी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट AB। इस AB का ये M मिड पॉइंट है, दैट मींस AM और BM ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे। ऑल्सो CM इज अ मिडन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, और ये जो CM है ये इस ट्रायंगल का मिडन है। बट हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम हाइट को कंसीडर करते हैं। CD कि लेट CD is the common height of both triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC के लिए, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल के लिए जो हाइट है वो सेम है, तो वो करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर होगी। दोनों ट्रायंगल के लिए एक जैसी वैल्यू है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल के लिए हमें जो रेशो मिलेगा, हाइट सेम है, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग बेस जो आएगा वो आएगा AM। अगेन दूसरे ट्रायंगल के लिए भी हमारी हाइट जो CD है वो सेम है, इसलिए BMC जो आएगा वो आएगा MB के बराबर। बट दिया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, दैट मींस AM इज इक्वल टू BM, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में AM अपॉन AM, बिकॉज AM इज इक्वल टू M। ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन के नीचे कहा है कि रीजन बताइए, स्टेट द रीजन। तो यहाँ पर इसको पूछा गया कि इसका रीजन ये इस तरह से क्यों है, तो हमारे पास रीजन है बिकॉज द C इज कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ ट्रायंगल। इन AMC और BMC का ये जो C है ये कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है CD, जो कि बन गया हाइट दोनों ट्रायंगल की। सो हाइट इक्वल होने के कारण हमें करस्पॉन्डिंग बेसिस में वो रेशो मिला, बट बेसिस ऑल्सो आर इक्वल, बेसिस ऑल्सो आर इक्वल, इस वजह से वो डिवाइड होके वन आंसर है। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी का सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल्स है, हम चारों एग्जाम्पल्स को एक नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। चारों एग्जाम्पल के बाद आपकी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट।